आज लेट हो गया है बहुत। कभी कभी बीच में इमरजेंसी आ जाता है। टाइम जो है ना 7 के बदला 7:30 कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो ये टाइम फिक्स ही रहेगा, लेकिन इसके बावजूद सप्ताह में एक दिन हो सकता है इमरजेंसी आ जाए तो थोड़ा लेट होगा। तो कल सम संख्या के बारे में बतलाए थे। विषम संख्या की भी परिभाषा यही है जो दुनिया जानती है। जो संख्या 2 से नहीं विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एक परिभाषा तो ये है, और इसका रियल में परिभाषा ये है 2x + 1। 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं, जहाँ x बराबर पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है शून्य से। शून्य को अगर गिनती की संख्या में जोड़ देते हैं, नेचुरल नंबर में शून्य को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो शून्य सहित गिनती की तमाम संख्याएं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं। इसका अर्थ हुआ जैसे 2x + 1 विषम संख्या हो गया, यानी विषम संख्या बराबर 2x + 1। अगर x बराबर 0 ले तो 2x + 1 हो गया विषम संख्या। 2x का मान हो गया 0 + 1, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 जोड़ 1 बराबर 1। एक है न विषम संख्या। अगर x बराबर हम लोग 1 ले तो 2x + 1 बराबर होगा 2। x का मान x बराबर 1 लिए तो 2 × 1 जोड़ 1, ये हो गया 2 × 2 जोड़ 1 बराबर 3। 3 भी है विषम संख्या। अगर x बराबर 2 ले तो 2x + 1, x का मान लिए हैं 2 तो 2 × 2 जोड़ 1, 2 दूनी 4, 1 5, 1 3 5। कोई भी उदाहरण ले, अगर x बराबर हम लोग 40 ले तो विषम संख्या 2x + 1 यानी 2, x का मान हो गया 40 + 1, तो 40 दूनी 80, 1 81। ये हो गया स्टैंडर्ड परिभाषा। विषम संख्या की सबसे अच्छी परिभाषा 2x + 1 को विषम संख्या कहेंगे, जहाँ x पूर्ण संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या ले ले तो इस 2x + 1 में x का मान सेट करने पर जो रिजल्ट आएगा 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या ही आएगा। और वेल नोन परिभाषा जो बचपन से पढ़ाई होती है, जो संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें भी वही बात है 1 3 5 7, ये पहली परिभाषा हुआ। दूसरी परिभाषा जैसे 1 3 5 7 9 सो ऑन, इस तरह से। तो इसमें भी कोई जान नहीं है। को प्राइम नंबर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित हिसाब जो कुछ भी आएगा, जैसे साबित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए ये को प्राइम नंबर्स जानना जरूरी है। तो विषम संख्या और सम संख्या का जो ये परिभाषा हम लिखाए हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा है। 2x को सम संख्या कहते हैं, जहाँ x गिनती की संख्या है, और 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं, जहाँ x पूर्ण संख्या है। अगला टॉपिक को प्राइम नंबर्स। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये दोनों बचपन का ही टॉपिक है। अगर हम लोग
5 और 7 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका क्या आंसर होगा? 7 में 5 से भाग देंगे ना, तो ये हो गया 5 एकन 5, 2 5, 2 दूनी 4, 1, शेष में 1 बच गया ना। अगर हम कोई दो संख्या लेते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, इसकी दो परिभाषा हम लिखा देते हैं, तो पहले समझते जाओ। 5 और 7 ऐसा बहुत संख्या का जोड़ा है। जैसे अगर हम लेंगे 3 और 4 तो इसका भी महत्तम समापवर्तक 1 होगा। 4 में 3 से भाग देंगे तो इसका भी रिजल्ट 1 आया ना। महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है, ये इसका भी महत्तम समापवर्तक देखो, ये अंत में छोड़ दिए, 1 दूनी 2। दी गई दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यदि 1 हो तो ऐसी संख्या को, ऐसी दोनों संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे। पहली परिभाषा नहीं। को प्राइम नंबर्स में दो संख्या का जोड़ा होता है, यानी दिए गए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो दी गई दोनों संख्या को सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहेंगे। पहली परिभाषा। कोई भी, जैसे मान लो क्या 4 और 6 ये सह अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम, ये महत्तम समापवर्तक निकाल करके देखो तो 4 एकन 4 बच गया 2, 2 दूनी 4 कट गया, ये हुआ आंसर 2 आया। इसका मतलब 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या का अर्थ ही होता है दो संख्याओं के समूह का या दी गई दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 1 हो तो दोनों संख्या को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। यदि 2 से अधिक संख्या हो तो होता ही नहीं है। जब भी को प्राइम नंबर्स की चर्चा उठे तो इसका मतलब सिर्फ दो संख्या का जोड़ा होगा और दोनों संख्या में एक संख्या छोटी होगी, दूसरी संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। तो यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो दोनों संख्या को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे समपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसी तरह समानांतर रेखा में क्या होता है, एक सरल रेखा हम ले ही नहीं सकते हैं। तो को प्राइम नंबर्स में सह अभाज्य संख्या में हमेशा दो संख्या का कॉम्बिनेशन आएगा और दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। कंसेप्ट इसका इस परिभाषा के अनुसार क्लियर हो गया। अब जैसे 2 3, ये 2 और 3 इसका कॉम्बिनेशन, 3 में 2 से भाग देंगे मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा? आएगा ही। इसके बाद मान लो 5 और 9, क्या 5 और 9 को प्राइम नंबर्स है? तो आंसर है। अब देखो कैसे है, 5 और 9, तो 9 में 5 से भाग दो तो 5 एकन 5, 4 बचा 5, 4 एकन 4, 1, फिर ये हो गया 4, 1 चौका 4, 1 आया। अपने मन से भी सोचो 5 11, 5 13, 5 17, 11 13, यानी ये कैसे समझेंगे जो 1 ही आएगा? तो दूसरी परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ये बुक की परिभाषा है जो कि अच्छी परिभाषा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो दोनों संख्या को प्राइम नंबर्स कहेंगे। मान लो 11 17 को प्राइम नंबर्स बनाओगे कैसे?
तो ये दूसरी परिभाषा में स्पष्ट हो जाएगा। 11 और 17 क्या को प्राइम नंबर्स है, तो 17 मतलब दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो 17 में 11 से भाग देंगे। 11, 6, 6 1 6, 5, 6, 5 1 5, 1, 5, 1 5 5 आया 1। तो इस परिभाषा के अनुसार को प्राइम नंबर समझ गया ना। लेकिन इससे भी बेहतरीन परिभाषा है, इसको हम मिटा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बतलाए हैं, अभाज्य संख्या बतला दिए हैं ना, और भाज्य संख्या। तो दूसरी परिभाषा समझने से पहले एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हो तो ऐसे गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी हर एक संख्या का गुणनखंड होगा ही, कम से कम 2 गुणनखंड होगा, ये पिछले पार्ट में हम बतला दिए हैं। तो जैसे अगर हम संख्या लेते हैं, मान लो 4 लिए, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड। तो किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हो तो ऐसे गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना, 1 दूनी 2 दूनी 4। यहाँ पर देखो तो 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी है ना, एक तो सब में रहता है। इसके बाद जैसे मान लो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो एक ये भी हो सकता है ना, 3 गुने 4 होगा ना। लेकिन 3 तो अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 से कट करके किसी तीसरी संख्या से नहीं काटता है। लेकिन 4 अभाज्य संख्या होना चाहिए जो कि नहीं है। सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हो किसी संख्या के, तो 12 का पहला गुणनखंड अभाज्य संख्या है, लेकिन दूसरा गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड ये नहीं होगा। तो होगा क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12। देख लो, ये अभाज्य संख्या 3 भी है, 2 भी है, ये 2 भी है ना। इसी तरह मान लो हमें लिखना है 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड का अर्थ ये हुआ, जो भी संख्या लिखेंगे जो गुना करके 80 होगा, सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो जैसे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। देख लो, तमाम संख्या 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का अर्थ समझा। अब इसी पर आधारित ये परिभाषा है। पहले कुछ उदाहरण देखो, इसके बाद परिभाषा। अगर हम लिखते हैं 5/10, तो ये 5/10 का 5 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 5 होगा, और 10 का 1 दूनी 2 पंचे 10। इसमें 5 5 कट रहा है ना। तो फिर इसको देखो तो 5/9, तो 1 गुने 5, 5 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 9 का क्या होगा, 1 तिया 3 तिया 9। ऊपर नीचे 1 को छोड़कर कुछ नहीं कॉमन है। देखो, ये रियल नंबर में भयंकर काम आने जा रहा है, इसलिए पहले ही अच्छी तरह सीख लो। 5/9 में 1 के अलावा ऊपर और नीचे के गुणनखंड में 5 के गुणनखंड में 1 है, और 9 के गुणनखंड में भी 1 है। लेकिन 5 के गुणनखंड में ये 5 जो है वह 9 के गुणनखंड में 5 नहीं है।
9 के गुणनखंड में 1 को छोड़कर, ये 3 ऊपर वाला में नहीं है 5 के गुणनखंड में। पहले उदाहरण से कुछ ध्यान से समझते जाओ। अगर मान लो हम लिखते हैं 16/30, अब ध्यान दो, दोनों का अभाज्य गुणनखंड 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 दूनी 2 तिया 6 पंचे 30। ऊपर और नीचे ध्यान दो, एक तो कॉमन है ही, लेकिन एक को छोड़कर एक ऐसा अंक है 2 जो ऊपर वाला संख्या में भी और नीचे वाला संख्या में भी कॉमन है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर किसी भिन्न, ये अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं, तो अंश बटा हर में अगर एक को छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन चले आवे, तो ऐसी स्थिति में दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। समझे? अगर दी गई संख्या में दिए गए भिन्न में, भिन्न के अंश और हर में एक को छोड़कर कोई भी गुणनखंड कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं आता है, तो दिए गए भिन्न को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, इसके बाद इस पर उदाहरण। किसी भिन्न के अंश एवं हर के, किसी भी भिन्न में तो अंश एवं हर होगा ही, अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो किसी भी भिन्न के अंश एवं हर के अभाज्य गुणनखंड में, भिन्न के अंश का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों के गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं हो, तो दिए गए भिन्न को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे, जैसे 5/7, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 का 1 गुने 5 और 7 का 1 गुने 7। परिभाषा देखो तो, किसी भिन्न के अंश एवं हर के अभाज्य गुणनखंड में, भिन्न है 5/7, 5 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 5, 7 का 1 गुने 7 होगा। तो एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं हो, तो दिए गए भिन्न को सह अभाज्य संख्या, इनको प्राइम नंबर कहेंगे। 5 और 7 के अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन तो नहीं है, तो 5/7 को प्राइम नंबर्स होगा। हाँ बोलो दूसरा। 3/11, अब अपने से भी बनाया जा सकता है। इसका क्या होगा? 1 गुने 3, इसका 1 गुने 11। 1 को छोड़कर कॉमन नहीं है, 3 नीचे में नहीं है, 11 ऊपर में नहीं है। अपने से भी अब बनाया जा सकता है, जैसे मान लो 20/33। ऊपर नीचे ये ध्यान देना है जो कटे ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, दिए गए भिन्न में अंश और हर को एक को छोड़कर अगर कोई दूसरी संख्या नहीं काट रही है, तो दिया गया भिन्न अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसको हम लोग किसी भी ढंग से नहीं काट सकते हैं। 1 से काटेंगे तो 20 × 20 और 33 × 33, यानी एक कॉमन है काटने में, एक छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अपने से भी अब तेज गति से बोला जा सकता है। मान लो 25 बटा क्या नीचे में दे, जो 5 से नहीं कटे और 25 से नहीं कटे, तो 26 दे सकते हैं, 27, 28, 29, फिर 30 नहीं, 25/30 में 5 से कट जाएगा। 31 दे सकते हैं, 32 भी दे सकते हैं, 33, 34, फिर 35 नहीं। समझ रहे हैं ना? तो 25 बटा जो इच्छा हो कर दो। 18 भी दे सकते हैं, 25 और 18 को कोई नहीं काटेगा एक छोड़ करके। फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 18/25। तो दूसरी परिभाषा के अनुसार
इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यदि दिए गए भिन्न में अंश और हर को एक छोड़कर कोई दूसरी संख्या अगर विभाजित नहीं कर रहा है तो दिया गया भिन्न को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। है न क्लियर? तो ये टॉपिक भी हो गया। कोई प्रॉब्लम? बेस ऑफ अलजेब्रा में तमाम फार्मूला हम बतला दिए हैं, फिर भी इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में जैसे मान लो किस फार्मूले का उपयोग होगा। हम लोग अगर 95 को गुना करेंगे, मान लो 95 से, तो अति शीघ्र कैसे करेंगे, जस्ट ये एक उदाहरण है। तो पहले फार्मूला बतला देते हैं, इसके बाद इस टाइप का प्रॉब्लम सब आने जा रहा है। मान लो 95 गुने 95 माइनस 93 गुने 93, इसका हल करना है। तो एक 95 को ए मान लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर। पहले फार्मूला ही देख लो। ये फार्मूला देख लेने के बाद पहला फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार ए स्क्वायर कर देंगे प्लस एक बार बी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर कर देंगे एक बार प्लस बी स्क्वायर। याद ये सिर्फ रखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab होगा। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी को ए माइनस बी में गुना करने पर ये हमें प्राप्त होगा। जैसे कभी भुला जाने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर इतना बोलो या इतना बराबर इतना बोलो, बात है बराबर। अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर आगे चल करके बहुत जगह काम आने जा रहा है। चौथा देखो फार्मूला ये भी है, इसी पर बतलाते हैं। जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना बोलेंगे, बात हुआ बराबर है। तब ये बेस ऑफ अलजेब्रा में हम बतला चुके हैं इक्वेशन। अगर हम लोग सोचेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये प्लस 2ab बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा ना। ये तो इक्वेशन है ना, फार्मूला मेन फार्मूला ये हो गया। अब इसमें भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना लिखते हैं। इसका मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रखना है मान लो, तो इसको रख लेंगे। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab आगे जाएगा तो प्लस 2ab होगा। तो अब कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना बोलो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना बोलो, बात है बराबर है। तो मेन फार्मूला ये दोनों है, ये तो इक्वेशन आधारित है, जैसे चाहेंगे वैसे निकालेंगे। इसमें भी तू इसको जोड़ दो, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ हुआ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब फिर यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोनों को जोड़ दो, ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर
जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस है तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे ये कट जाएगा। अब ये क्या हो गया 2a स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये फार्मूला तो है नहीं, बल्कि फार्मूला से ये उत्पन्न होता है। इसमें फार्मूला ज़्यादा नहीं है, फार्मूला है 4-5 ठो, लेकिन इसी तर्ज पर ये तो हम लोग अपने से बना सकते हैं जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर। तो मेन फार्मूला हो गया तुमको 1 2 3। इसके बाद चौथा देखो, चौथा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर प्लस है, अब पावर 3 है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक बार a का क्यूब कर दिए हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, एक बार b का होल क्यूब कर दिए, अब प्लस ये पावर 3 है ना, तो 3 एक बार a स्क्वायर b, यानी a का स्क्वायर कर दो b, और दूसरे में 3 रहेगा ही, a का स्क्वायर किए थे तो अब a का स्क्वायर नहीं करके b का स्क्वायर कर दो ab स्क्वायर। इसको हम लोग चाहें तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये दोनों में देखो 3 है कॉमन, a भी है कॉमन, b ये भी कॉमन है, 3ab कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया a, इसमें b, इतना बोल सकते हैं। लेकिन तब सवाल है मेन फार्मूला याद रहेगा तो ये कॉमन लेने वाला, ये सब तो सिंपल चीज़ है ना। इसी तरह है 5वां a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें विद्यार्थी को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है a माइनस बी के होल क्यूब में, तो कम से कम a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे इसको हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। इसको अगर x मान ले तो x क्यूब, तो x स्क्वायर इंटू एक्स वाई, इसका अर्थ ये नहीं पढ़ाया हुआ है, तुम जान रही है तो दुनिया नहीं जान रही है। तो इसको देखो, इसको आप अलग से तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू a माइनस बी। अब a को a स्क्वायर से गुना करेंगे a क्यूब प्लस प्लस प्लस, a को b स्क्वायर से गुना करेंगे ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a को 2ab से गुना करेंगे 2a स्क्वायर b, a से गुना हो गया माइनस प्लस माइनस, b को a स्क्वायर से गुना करेंगे a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस, b क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी, तो 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब, तब ले लो माइनस b क्यूब, होगा ना। अब प्लस ab स्क्वायर, अब प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b, ये समान चिन्ह वाला जुड़ जाएगा तो माइनस 3ab स्क्वायर। अगर डाउट हो तो इस तरह भी गुना कर लेना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो पहले a का होल क्यूब लिखेंगे a का पावर 3, फिर माइनस b का होल क्यूब लिखेंगे b का पावर 3। इसके बाद याद रखना है
+3ab² होगा, यानी +3ab²। इसमें है ना a + b में +3a²b, तो आगे वाला में ab², आगे वाला में प्लस होगा, इसमें यहाँ खाली माइनस कर देना है -3a²b। इतना ही याद रखना है। और ये फार्मूला अंतिम है। अब इस पर हम लोग पुनः निकाल सकते हैं। इसको रखेंगे, इसमें 3ab कॉमन आ सकता है, तो मेन फार्मूला आने पर आराम से कॉमन जो है अपने से लिया जा सकता है। ये कोई नया फार्मूला नहीं होगा, बल्कि मुख्य फार्मूला यही पांचों है, 1 2 3 4 5। इसी 5 फार्मूला पर पूरा मैथ बनता है। मान लो किसी में 7-8 फार्मूला है, तो ये तो इक्वेशन का हेर फेर करके कई फार्मूला बना सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, और कल टाइमली स्टार्ट होगा तो एक्सरसाइज ही प्रारंभ हो जाएगा। बनाया हुआ प्रॉब्लम, इसके बाद बनाया हुआ प्रॉब्लम बतलाएंगे, फिर एक्सरसाइज का बतलाएंगे।